गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रिफॉर्मिंग स्टेट पीएससीज। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस तेलंगाना स्टेट पीएससी ने होस्ट की है और इसमें फोकस आया है कि कैसे चैलेंजेस जो आ रहे हैं स्टेट पीएससीज को उनको एड्रेस किया जाए। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनका ओरिजिन अगर हम देखें तो इंडिया की स्ट्रगल फॉर सेल्फ गवर्नेंस से ही शुरू हुआ था, जब डिमांड की गई मेरिट बेस्ड एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज। और वो अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट की डिमांड थी एक। ठीक है। तो मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में भी एक अमेंडमेंट, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस जो कि सर्विस मैटर्स को रेगुलेट करे, वो प्रपोज किया गया। और फिर इंडिया का पहला पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पीएससीज जो है हर प्रोविंस के लिए बनाए गए, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बाद में रिटेन किया, जिन्हें हम अभी यूपीएससी या फिर स्टेट के पीएससीज कहते हैं। तो यूपीएससी जो है वो ऑपरेट करता है एक पॉलिटिकली इंसुलेटेड एनवायरनमेंट में। इसी की वजह से वो इंडिपेंडेंट है, प्रोफेशनलिज्म है वहाँ पर। जबकि जो स्टेट पीएससीज होते हैं वो पॉलिटिकली ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं या फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो है अपॉइंटमेंट जो है वो मोस्टली पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर होती है रादर देन एक्सपीरियंस। स्टेट्स के पास कोई डेडिकेटेड पर्सोनल मिनिस्ट्री भी नहीं है, जैसे कि यूनियन में तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशंस है। वैकेंसीज जो है वो इरेगुलरली डिक्लेयर होती हैं। एग्ज़ाम्स भी इनफ्रीक्वेंटली कंडक्ट किए जाते हैं, मोस्टली जो है वहाँ पर लिटिगेशन और डिलेज हो जाते हैं। और ये स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो हैं वो फाउंडेशन ले करते हैं क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का, जो कि स्टेट पीएससीज फेस कर रही हैं। तो अनलाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससीज जो हैं वो फ्रीक्वेंटली अपने सिलेबस को भी अपडेट नहीं करते हैं। हैविली डिपेंडेंट होते हैं वो लिमिटेड एकेडमिक रिसोर्सेज विद इन द स्टेट पर। और वो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन भी करने में स्ट्रगल करते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके मॉडरेशन मैकेनिज्म बहुत वीक होते हैं। अब जो स्टेट पीएससीज हैं उनमें कई तरह के चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से जो है एस्पिरेंट्स जो है धीरे धीरे कहने लग गए हैं कि उनका फेथ जो है स्टेट कमीशंस पर से उठ चुका है। ठीक है। तो अगर हम रिफॉर्म देखें तो क्या क्या किए जाने चाहिए। एक, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि मैन पावर प्लानिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। 5 ईयर रोड मैप दिया जाए वैकेंसीज का। प्रिडिक्टेबल एग्जाम साइकिल्स होने चाहिए। ठीक है। 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने पीएससी मेंबर की एज लिमिट को बढ़ा दिया था, इसे और फर्दर बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस लाने की भी ज़रूरत है। ठीक है। जब इनकी अपॉइंटमेंट्स होती है तो लीडर ऑफ अपोजिशन से भी कंसल्ट किया जाए, ताकि बाय पार्टीसन सिलेक्शन हो। ये क्राइटेरिया हेल्प करेगा कि इंडिविजुअल्स जिनकी इंटेग्रिटी प्रूवन है, एक्सपर्टीज़ प्रूवन है और इंडिपेंडेंस प्रूवन है, वो लोग ही आगे आएँ। इसके अलावा एग्ज़ाम रिफॉर्म्स करने की भी ज़रूरत है। पीरियोडिक सिलेबस का रिवीजन हो पब्लिक कंसल्टेशन के साथ। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग हो, स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हों। ठीक है। सेक्रेटरी जो हैं स्टेट पीएससी के, उनका वो एक सीनियर ऑफिसर होने चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो स्कूल और इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड्स का, ताकि वो एग्जामिनेशन प्रोसेस का ओवरसाइट अच्छे से कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी कोई इंटेंशन नहीं है इंट्रोड्यूस करने की कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2025 की विंटर सेशन में, ताकि जो कि चंडीगढ़ को अंडर आर्टिकल 240 लाना चाहता है। ठीक है। तो ये प्रपोज़ल जब आया लोकसभा के बुलेटिन में तो इससे शार्प पॉलिटिकल बैकलैश हुआ पंजाब में। चंडीगढ़ तो आपको पता है कि एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन शेयर्ड कैपिटल भी है ये पंजाब और हरियाणा की। और जो गवर्नर ऑफ पंजाब है वो एडिशनल चार्ज होल्ड करते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। ठीक है। तो एक पार्लियामेंट्री बुलेटिन आया जिसमें कि कहा गया कि गवर्नमेंट आर्टिकल 240 के अंडर चंडीगढ़ को लाना चाहती है, और फिर इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एलजी जो है वो लाना चाहती है चंडीगढ़ में। तो ये आर्टिकल 240 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो रेगुलेशंस फ्रेम कर सके कुछ यूटीज़ के लिए। प्रेसिडेंशियल रेगुलेशंस जो है वो ओवरराइड कर देते हैं एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के। ठीक है। एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि एप्लीकेबल होंगे उस यूटी में। ठीक है। ये आर्टिकल 240 के अंदर पावर्स हैं। अगर ये अप्लाई हो जाता है चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ जो है वो अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ जाएगा ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि यूटीज़ विदाउट लेजिस्लेचर्स का में होता है। तो प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि प्रपोजल सिर्फ सिंप्लीफाई करना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग प्रोसेस को चंडीगढ़ के। कोई डिसीजन इस पर भी फाइनल नहीं लिया गया है, और डिसीजन सिर्फ एडिक्वेट कंसल्टेशंस के बाद ही लिया जाएगा।
अब पंजाब क्यों अपोज़ कर रहा है? पंजाब लाहौर के बाद जो है चंडीगढ़ को उन्होंने अपनी मॉडर्न कैपिटल माना, लेकिन बाद में इसको जो है जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ पंजाब का, तो चंडीगढ़ को जॉइंट कैपिटल बना दिया गया 60-40 के रेशियो में डिवाइड करके, और चंडीगढ़ एक यूटी बन गया सेंटर के कंट्रोल में। 1970 में पॉलिटिकली जो है प्रोमिस किए गए कि जो है चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को वापस दिया जाएगा और हरियाणा की अपनी एक कैपिटल होगी, लेकिन उस पर जो है वो पॉलिटिकल मुद्दा बनते हुए स्टेटस को ही बना हुआ है अभी तक, ठीक है। तो पंजाब जो है वो कुछ ऐसे ऐसे आर्गूमेंट्स देता है कि पंजाबी विलेजेस को अप्रूव करके चंडीगढ़ को बनाया गया है, जो कि ऑफ कोर्स हरियाणा इसे एग्री नहीं करता है। ओके, इवन हिमाचल प्रदेश भी इससे एग्री नहीं करता है। अपोजिशन पार्टीज़ ने क्रिटिसाइज़ किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पहले अनाउंस करके बाद में रीथिंक करती है, ठीक है। तो अब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। चंडीगढ़ का स्टेटस जो है हिस्टोरिकली लिंक्ड है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन और लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म से। हरियाणा जो है अभी भी चंडीगढ़ से ऑपरेट कर रहा है बिना किसी अपनी कैपिटल को बनाए। ट्रांसफ़र प्रोमिस जो 1970 में किए थे वो अनफुलफिल्ड हैं, ठीक है। चंडीगढ़ को अंडर आर्टिकल 240 में लाने से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जो है वो करनी पड़ेगी और चेंजेस करने पड़ेंगे उसमें ऑफ कोर्स। तो वे फॉरवर्ड ये है कि मैंडेटरी स्ट्रक्चर डायलॉग हो अमंग सेंटर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेंसस मॉडल आए चंडीगढ़ के स्टेटस पर, ठीक है। 1970 की डिक्लेरेशन को रिव्यू किया जाए और रियलिस्टिक टाइम बाउंड सॉल्यूशंस दिए जाएं, और लोकल गवर्नेंस को भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फेडरल बैलेंस और इंटरेस्ट ऑफ बाकी की स्टेट्स। तो ये एपिसोड रिफ्लेक्ट करता है कि केयरफुली फेडरल नेगोशिएशन करनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट्स की, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों को दी गई हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लाइमस्टोन। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, आई एम सॉरी, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली ऑक्शन की जा रही है लाइमस्टोन मिनरल ब्लॉक्स की जम्मू कश्मीर में, और ये फॉर्मली लॉन्च होगी जम्मू में ऑफ कोर्स। तो लाइमस्टोन क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कैल्साइट और एरागोनाइट। और ये जो है ऑलमोस्ट सभी जोग्राफिकल सीक्वेंसेस में आपको प्री कैम्ब्रियन से रिसेंट टाइम्स में देखने को मिलेगा, और गोंडवाना फॉर्मेशंस में। तो अगर हम देखें तो जो आपका लाइमस्टोन है, इसमें कंसीडरेबल अमाउंट्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, जिनको हम डोलोमाइट कहते हैं। और इसमें कई माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्ले, कार्बन, आयरन कार्बोनेट, फेल्सपार, पायराइट और क्वार्ट्स भी होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी कर्नाटका में हाईएस्ट शेयर है इसका ऑफ टोटल रिसोर्सेज। और प्रिंसिपल यूज़ जो है लाइमस्टोन का वो सीमेंट इंडस्ट्री में होता है, और इसको फ्लक्स की तरह भी यूज़ किया जाता है आयरन और स्टील प्रोडक्शन में। इसको सॉइल कंडीशनिंग एजेंट की तरह और फर्टिलाइज़र में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैथाम्फेटामाइन। ओके, ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने एक मैथाम्फेटामाइन कार्टेल को जो है वो बस्ट किया है। तो ये मैथाम्फेटाइन क्या है, फेटामाइन क्या है क्या? तो एक पावरफुल हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट है जो अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इसको ओरिजिनली नेसल डिकंजेस्टेंट्स और ब्रोंकियल इनहेलर्स में यूज़ किया जाता है। लेकिन ये एम्फेटामाइंस का एक क्लास है, वाइट ओडरलेस बिटर टेस्टिंग क्रिस्टलाइन पाउडर है जो इजीली डिसॉल्व हो जाता है वाटर और अल्कोहल में, पोटेंट है, इजी टू प्रोड्यूस है। लेकिन ये ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट करता है? ये इंक्रीज्ड एक्टिविटी और टॉकेटिवनेस कर देता है, एपेटाइट डिक्रीज कर देता है, प्लेजरेबल सेंस ऑफ वेलबींग और यूफोरिया देता है। हायर डोजेज जो है वो साइकोसिस, फेयर साइकोसिस बढ़ाते हैं, ब्लीडिंग कर सकते हैं ब्रेन में, स्केलेटल मसल ब्रेक डाउन या सीजर्स कर सकते हैं। क्रॉनिक लॉन्ग टर्म यूज़ जो है वो हाईली एडिक्टिव हो सकता है इसका। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईएनएस सह्याद्री जो है पार्टिसिपेट कर रही है एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स 2025 में, जो कि एक बायलैटरल बायएनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जो 2015 से चलती आ रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बृहदीश्वरर टेम्पल। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड हेरिटेज वीक को मार्क करते हुए एक क्लीन अप ड्राइव शुरू की है बृहद्रेश्वरा टेम्पल तंजावुर में। ये एक हिंदू टेम्पल है, शिवा को लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, तंजावुर तमिलनाडु में। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया है ये, और एग्जाम्पल है द्रविडियन आर्किटेक्चर का ड्यूरिंग चोला पीरियड। इसको बिल्ड किया गया था राजा राजा चोला वन द्वारा, और ये पार्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। और पूरा का पूरा टेम्पल जो है वो ग्रेनाइट से बना है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं दार्जिलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाटा पावर कंपनी ने रिसेंटली कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किए हैं DGPC के साथ 1125 मेगावाट दार्जिलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए भूटान में। तो ये कुरिचू रिवर पर बनाया जाएगा कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इसकी 13,000 करोड़ की है। लार्जेस्ट PPP प्रोजेक्ट है ये हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि अभी तक भूटान में बना है, और ये वर्ल्ड बैंक द्वारा फाइनेंस्ड है। DGPC और टाटा पावर इसमें 60 और 40% जो है वो जो है वो शेयर अपना रखेंगे, ठीक है। और ये अर्ली 2032 में जो है वो कमीशन हो जाएगा। So now let us see all these topics in English. So the first topic is reforming state PSCs. This topic is important for your polity and governance section. So 2025 National Conference of State Public Service Commissions was hosted by Telangana State PSC, and it has brought renewed focus on the long-standing challenges affecting state PSCs. So the Public Service Commissions have their origins in India's struggle for self-governance. According to historical overview, the demand for merit-based entry into civil services was central to early nationalist movement, and which led to the Chelmsford reforms and even the establishment of first Public Service Commission in 1926. But the Government of India Act 1935 mandated public service commissions for each province, and the constitution later retained that provision. Okay, today therefore we have the UPSC and state PSCs. So UPSC operates in a politically insulated environment which ensures its independence and professionalism. Union government even has a Ministry of Personnel, okay, enabling regular manpower planning and timely declaration of vacancies. But in contrast, state PSCs function in a politically osmotic environment where appointments reflect political proximity rather than experience. States also lack the dedicated personnel ministries. The vacancies are declared irregularly because they are having fiscal constraints. Exams are conducted infrequently, leading to widespread litigation and delays. These structural factors form the foundation of the credibility crisis facing state PSCs. Okay, so unlike the UPSC, state PSCs do not frequently update their syllabus. They also depend heavily on limited academic resources within the state. They also struggle to ensure objective evaluation due to weak moderation mechanisms. Okay, so paper leaks, frequent judicial interventions, errors in evaluation and translation, lack of confidentiality protocols, all result in the fact that aspirants have increasingly lost faith in the state commissions. Okay, so what are the reform measures which are needed? So of course, institutionalize manpower planning, provide a 5-year roadmap of vacancies, ensure predictable exam cycles, have mandatory qualifications, okay, consult with the leader of opposition so that bipartisan selection can happen for the members of the PSCs. Such criteria would help constitute panels with individuals having proven integrity, expertise, and independence. Okay, periodic syllabus revision with public consultation must be there. Objective type testing for state specific subjects should be there. Okay, secretary of state PSC should be a senior officer with experience in school or intermediate education boards, and this would also enhance oversight of the examination processes. Okay, so the next topic is Constitution 131st Amendment Bill. This topic is important for your polity section. Union Home Ministry has clarified that central government has no intention of introducing the Constitution Bill 2025 in the winter session of Parliament to bring Chandigarh under Article 240. The proposal has triggered sharp political backlash in Punjab. You know that Chandigarh is a UT, but it is also the shared capital of Punjab and Haryana. And Governor of Punjab currently holds the additional charge as the administrator of Chandigarh. So what had happened is that Lok Sabha Bulletin listed that there is constitutional 131st Amendment Bill which aims to include Chandigarh under Article 240, which would enable appointment of independent administrator or LG for the UT. So Article 240 empowers the president to frame regulations for certain UTs, and these presidential regulations can override acts of parliaments which are applicable to that UT. Chandigarh would come under the direct administrative control of the center. Okay,
if applied to this if it comes under Article 240. And this proposal only aimed to simplify the central government's lawmaking process for Chandigarh. However, no decision has been finalized yet, and the decisions will be taken after adequate consultation. So this was what the central government said. So Punjab was opposing this move because they said that Lahore went to Pakistan, so Chandigarh was our modern capital of Punjab. But and it was designed by Le Corbusier. Chandigarh was after the Punjab Reorganisation Act of 1966, when Haryana was created. Chandigarh was made joint capital with property division in 60 to 40 ratio, and centre declared that Chandigarh would go to Punjab. So, in through political promises during the Punjabi Suba movement of 1970s. Uh, Punjab views Chandigarh as its undisputed rightful capital, and it asserts that the city was built by uprooting Punjabi villages. So this is, of course, a claim of Punjab, and Haryana does not agree with it. Opposition parties have criticized the central government's move as fast approach, which means first announce, second thing. Okay, so Chandigarh's status is historically linked to state reorganization and linguistic federalism. Haryana continues to operate from Chandigarh without setting up its own capital, and the transfer promises which were made in 1970 remain unfulfilled, complicating any new move. So, bringing Chandigarh under Article 240 may require nuanced and constitutional interpretation. So, of course, what is the way forward? Have a mandatory structured dialogue among centrist Punjab, Haryana, and Chandigarh UT administration. Have a politically administrative consensus model on Chandigarh status. Okay, review the 1970 declaration and explore realistic time-bound solutions. Any lawmaking reform must protect local governance, federal balance, and the interest of both states. So this episode reflects the need for careful federal negotiation and respect for long-standing commitments made to both Punjab and Haryana. So the next topic is limestone. This topic is important for your science and tech section. So the first ever auction of limestone mineral blocks in the UT of Jammu Kashmir will be formally launched in Jammu. Limestone is a sedimentary rock made of calcium carbonate. It occurs across almost all geological sequences from Precambrian to recent, except in Gondwana formations. So it contains considerable amounts of magnesium carbonate. It also contains minor constituents of clay, iron carbonate, feldspar, pyrite, and quartz. Karnataka has the largest share of total resources. What is the principal use of limestone? Of course, it is used in the cement industry. It is also used as a flux in iron and steel production. It is also used as a soil conditioning agent and in fertilizers also. Okay. So the next topic is methamphetamine. This topic is important for your science and tech section. So recently, joint team of NCB and Delhi police has busted methamphetamine cartel. Um, methamphetamine is a powerful, highly addictive stimulant which affects the central nervous system. It was used originally in nasal decongestants and bronchial inhalers. It is a member of class of amphetamines. It is a white, odorless, bitter-tasting crystalline powder which easily dissolves in water or alcohol. It is potent and easy to produce. Also, it is also having a role of neurotoxin, a psychotropic drug. So it causes increased activity and talkativeness, decreased appetite, and pleasurable sense of well-being or euphoria. The use of methamphetamine in higher doses can induce psychosis, bleeding in the brain, skeletal muscle breakdown, and seizures. Chronic long-term methamphetamine use can be highly addictive. Okay. So the next topic is exercise OS index. This topic is important for your security section. So recently INS Sahyadri participated in exercise OS index 2025, which is a major biennial bilateral exercise between India and Australia, which is being conducted since 2015. So the next topic is Brihadeshwara temple. This topic is important for your art and culture section. So marking the World Heritage Week, the ASI has organized a heritage walk and cleanup drive at the Brihadeshwara temple of Thanjavur, which is a Hindu temple dedicated to Shiva. It is one of the largest temples in India, and it is an example of Dravidian architecture during the Chola period. It was built by Emperor Raja Raja Chola I, and it is part of the UNESCO World Heritage Site. Okay, this entire temple structure is made out of granite. So the next topic is Dorjilung Hydroelectric Power Project. This topic is important for your economy and international relations. So Tata Power Company Limited has recently said that it has signed commercial agreements with DGPC for the development of 1125 megawatt Dorjilung Hydroelectric Power Project in Bhutan. So it is being built. It will be built on the Kurichu River
It is a tributary of Drang Mechu, which flows into India. It will be a concrete gravity dam. The total project cost will be about 13,000 crore, and this is the largest PPP hydro project ever undertaken in Bhutan. This will be financed by World Bank, and DGPC and Tata Power will be holding 60 to 40 shares of this project, and this project will be commissioned by early 2032. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.